बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी सीएसएस की सीरीज़ का आगाज़ किया है और उसमें हमने एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया है जो कि है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने अभी तक पढ़ा कि साइकोलॉजी की डेफ़िनिशन क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी की ब्रांचेस कौन-कौन सी हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कूल्स एंड पर्सपेक्टिव्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन पे अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो हमने पढ़ा कि ये पुराने ज़माने में या पुराने वक़्तों में या फिर डार्क एज में जब साइंटिफिक रीज़निंग नहीं थी तो कहा जाता था साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल। लेकिन जैसे-जैसे वेरिएशंस आती गई तो ये डेफिनेशन चेंज होती गई, हर किसी ने अपने हिसाब से इसको बताया। तो इसकी जो आजकल की डेफिनेशन है जो कि अब तक है, वो है टुडे साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद द साइंस और स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी कंसर्न करती है साइंस से और स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। ये साइंस और स्टडी ये एक ही बात है, क्योंकि साइंस इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये साइंटिफिक रीजनिंग, साइंटिफिक लॉजिक्स दी गई थी, एक मतलब एक तरीके से लॉजिक्स दी गई थी जिनको प्रूव भी किया गया था कि ये हमारी स्टडी है और ये ऐसे हमने इसको देखा है कि इससे माइंड और बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं और इसको साइंटिफिकली प्रूव किया था, इसलिए इसको साइंस ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर भी कहते हैं और स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर भी कहते हैं। नेक्स्ट है मैनी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी आर डिफरेंशिएटेड बाय द स्पेसिफिक फील्ड टू विच दे बिलोंग, सच एज एनिमल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। बहुत सारी ब्रांचेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए होंगी या फिर स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिकेशन के लिए होंगी या स्पेशलाइजेशन के लिए, या फिर हम इनको कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं एनिमल साइकोलॉजी की, चाइल्ड साइकोलॉजी की एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन। नेक्स्ट इसकी ब्रांचेस को डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशलाइजेशंस एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। स्पेशलाइजेशन का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि लोग इसमें स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, इन ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच में, किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन भी करते हैं। Specialization and branches of psychology. The following broad branches of psychology will elucidate the overall nature and scope of psychology. हमारे पास ये जितनी भी ब्रांचेस गिवन है जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये क्या करती हैं, ये इलूसिडेट करती हैं, मतलब कि एक्सप्लेन करती है ओवरऑल नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को, कि साइकोलॉजी का स्कोप क्या है और उसका नेचर क्या है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है? द स्टडी, असेसमेंट, प्रिवेंशन, कॉपिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड डिसऑर्डर्स सच एज डिप्रेशन एंड शिज़ोफ्रेनिया। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्लिनिक से निकला है, जिसका मतलब है कि हमने इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि हमारे पास स्टडी हो इसकी असेसमेंट की, इसकी प्रिवेंशंस की, कि अगर हमें कोई चीज़ पता चली है तो उसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, या फिर इसकी कॉपिंग की कि इसकी कॉपी कैसे बना सकते हैं, या फिर इसको कॉपी कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर हमें इशू पता चल गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम। अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर मेंटल इश्यूज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डिप्रेशन क्या होता है। तो एक इंसान को कोई भी प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या होता है, उसे टेंशन होती है। टेंशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हाइपर टेंशन बन जाती है और जो हाइपर टेंशन है वो होता है हमारा डिप्रेशन। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान ऐसे जो प्रॉब्लम हो उसको सोचते सोचते डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। और शिज़ोफ्रेनिया होता है कि आप जब डिप्रेशन में चले गए हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद आती हैं या फिर ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं कि जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको लगता है कि आपसे कोई बात कर रहा है या फिर आपको कोई बुला रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर होता है।
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, the study of how professional environment function with respect to the employment, assessment, and recruiting, workplace well-being, conflict resolution, and team building, etc. ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो होती है वो क्या होती है कि इसमें स्टडी किया जाता है कि जो हमारे पास प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स हैं वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, अगर वो एम्प्लॉयमेंट है तो वो कैसे कर रहे हैं, अगर वो उनको असेसमेंट है किसी चीज़ की तो वो कैसे कर रहे हैं, और अगर कहीं पे वो वर्क प्लेस है तो उसकी वेलबींग कैसे कर रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं, जो टीम बिल्डिंग है, टीम वर्क है, उसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो। ये सब ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में होती है, ये ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है, मतलब इनको ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री लेवल पे स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। सोशल वर्ड निकला है सोसाइटी से, सोशल साइकोलॉजी है तो ऑब्वियसली ये सोसाइटी से रिलेटेड होगी, तो ये कैसे रिलेटेड है इसे हम देख लेते हैं। The study of how people interact in social context and what variable affect social behavior, identity and cognition. कि हम इसमें स्टडी करते हैं कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स इफ़ेक्ट करते हैं हमारे सोशल बिहेवियर को, हमारी आइडेंटिटी को और हमारी कॉग्निशन को। अच्छा, कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन होती है किसी भी चीज़ की अवेयरनेस, हमारा जो कॉन्शियस स्टेट होती है उसको कहते हैं कॉग्निशन। इसको हम नेक्स्ट डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस दैट इनेबल थिंकिंग, फीलिंग, लैंग्वेज, आर्ट एक्सेट्रा। कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस जो कि क्या करती है, इनेबल करती है हमारी थिंकिंग, फीलिंग, लैंग्वेज एंड आर्ट को। इसमें देखा जाता है कि जो मेंटल प्रोसेस है उसको कैसे स्टडी करना है, उसमें थिंकिंग, फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजिनेशंस, ये सारा कुछ हम देखते हैं, तो इसको कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियरल साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। बिहेवियरल साइकोलॉजी में इंसान का भी बिहेवियर आता है और एनिमल्स का भी आता है, तो एनिमल्स और ह्यूमन के बिहेवियर को जब हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये बिहेवियरल साइकोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर्स रेलिवेंट टू अ सर्टेन एज ग्रुप और developmental stage across the lifespan and trends across the lifespan. डेवलपमेंट से निकला है, और डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट होती है ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन जो होती है, मतलब किसी भी चीज़ का बढ़ना, उसको कहते हैं डेवलपमेंट, कि ये चीज़ कहाँ से डेवलप होते हुए कहाँ तक पहुँच गई। ये हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। इसमें हम पढ़ते हैं कि कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स जो हैं जो कि डिफरेंट एज ग्रुप से या डेवलपमेंटल स्टेजेस से लिंक्ड हैं, तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, और उनके लाइफ स्पैन के जो अक्रॉस, मतलब कि अक्रॉस होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब एक जगह से लेकर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। तो एक तो ये कि इसमें हमने देखा कि इसमें हमने देखा कि डेवलपमेंटल स्टेजेस देखनी है कि कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, और इसका लाइफ स्पैन क्या है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक ये कैसे है। अगर देखिए फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अगर हम देखें, जैसे बच्चा छोटा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी ग्रोथ होती है, तो वो बड़ा होता जाता है, तो डिफरेंट चीज़ें सीखता है। तो अगर उसको कोई ऐसे इशू होता है या फिर हम उसको देखते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जब उसको ले जाया जाता है, तो वो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, तो पहले उससे हिस्ट्री पूछता है कि आपके साथ मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसको वो ना भुला पाया हो, तो उसको जैसे स्टडी करते हैं। ये थी एक एग्जांपल कि डेवलपमेंट कैसे होती है। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर इन एन एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट एंड द स्टडी ऑफ एडेप्टेबिलिटी एंड डीपली रूटेड टेंडेंसीज। जो ह्यूमन और एनिमल्स का बिहेवियर होता है इवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब एवोल्यूशन जब होती है, जब एक से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, अडेप्टेशंस आती हैं, तो वो कैसे होती है, साइकोलॉजी एज एन एवोल्यूशनरी सब्जेक्ट कैसे है। हम उसकी टेंडेंसीज़ को देखते हैं, हम उसकी रूट्स को देखते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई और कहाँ तक जाती है और इसमें क्या क्या वेरिएशंस आई।
तो इसको हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है फोरेंसिक साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ क्रिमिनल्स बिहेव एंड थिंक। फोरेंसिक साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि क्रिमिनल्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, वो प्लानिंग कैसे करते हैं, उनकी प्लानिंग एबिलिटी क्या है, उनका लेवल क्या है थिंकिंग का, कि वो कहाँ तक प्लानिंग कर सकते हैं। अगर उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ पे अटैक करना हो तो हम उसके मेंटल लेवल को किस तरह से देख सकते हैं कि ये इंसान जो है उसके बिहेवियर से, उसके माइंड से, मेंटल प्रोसेस से हम उसको देख सकते हैं कि ये किस हद तक जाके प्लानिंग कर सकता है किसी भी चीज़ की। तो इसको हम क्रिमिनोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरो साइकोलॉजी। न्यूरो निकला है नर्वस से, ब्रेन से। द असेसमेंट ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग इन अ क्लिनिकल सेटिंग। जो असेसमेंट कहाँ तक रसाई, ब्रेन तक, ब्रेन की फंक्शनिंग तक, उसको कहते हैं न्यूरो साइकोलॉजी। अगर हम इसमें ब्रेन की फंक्शनिंग को देखते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर या फिर क्लिनिकल सिस्टम के अंदर, तो हम कहेंगे ये न्यूरो साइकोलॉजी है। नेक्स्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ वेल बीइंग एंड लिविंग अ गुड लाइफ। अगर हम एक इंसान की वेल बीइंग को देखें या फिर लिविंग अ गुड लाइफ, कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, वो भी अच्छी, या कैसे गुजार सकता है अच्छी, तो उस वो आती है पॉजिटिव साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है न्यूरो साइंस, द स्टडी ऑफ द ब्रेन एज अ बायोलॉजिकल यूनिट एंड इट्स स्पेसिफिक्स दैट मे और मे नॉट डायरेक्टली रिलेट टू बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग्स. It includes an understanding of how neurons communicate and function. अब न्यूरो साइंस में हम क्या देखते हैं कि जो ब्रेन है वो बायोलॉजिकल यूनिट है। जो ब्रेन है हमारा वो क्या है, हमारा बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। हमें हर चीज़ के बारे में ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उसके साथ स्पेसिफिक जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे ये बिहेवियर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमारी जो थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, हमारी इमोशंस, इमेजिनेशंस, जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब के साथ ये कनेक्टेड है। और इसमें क्या आती है कि हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं और फंक्शन कैसे करते हैं। जैसे हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे जो न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स है वो कैसे एक स्टिमुलस रिसीव करते हैं और मैसेज ब्रेन तक लेके जाते हैं थ्रू नर्व्स या न्यूरॉन्स, और कैसे जो सेंसरी थ्रू नर्व्स, और कैसे मोटर न्यूरॉन्स वापस मैसेज लेके आते हैं और एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। ये सारा हम देखते हैं न्यूरो साइंस में। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, द स्टडी, ट्रेनिंग एंड कॉपिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको स्टडी करना, उनकी ट्रेनिंग को, उनकी कॉपिंग को, मतलब स्पोर्ट्समैन कैसे कैसे अपने जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कैसे करते हैं, और उनमें क्या क्या हम चीज़ें देख सकते हैं, उनसे क्या क्या उनके बिहेवियर को देख के उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हम देखेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है स्कूल साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ अ वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स इन अ स्कूल कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर स्कूल साइकोलॉजी में देखें तो इसमें वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, मतलब कैसे साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैरायटी, उनकी वेरिएशंस को देखेंगे कि इसमें कितनी वैरायटी, कितनी वेरिएशंस आती हैं, और ये कैसे कैसे आगे नेक्स्ट जो है अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है साइबर साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विद अ फोकस ऑन इंटरनेट बेस्ड बिहेवियर। साइबर होता है मतलब साइबर क्राइम्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे इंटरनेट पे हैकिंग वगैरह का सिस्टम होता है, वो साइबर साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उस पे मतलब उसको ओवरऑल देखते हैं और फिर बताते हैं कि ये मतलब क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर इनका बिहेवियर कैसा या इनके बिहेवियर को देख के वो बता सकते हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं, या फिर इन्होंने इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, और ये साइबर क्राइम्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। ये थी हमारे पास साइबर साइकोलॉजी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर्स, हमने कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया। तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।